गुड इवनिंग एवरीवन। आज यूनियन बजट 2024 जो प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें जो इनकम टैक्स में प्रपोजल्स है उसका डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पर्पस ये है कि इनकम टैक्स के प्रपोजल को सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जाए। सारे प्रपोजल्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं, दूसरा कुछ डिसएडवांटेजियस प्रोविजन है जिसमें या तो हमारा टैक्स बढ़ सकता है या कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हैं, और बाकी का जो पोर्शन है अदर प्रोविजंस है। पर्पस ये है कि बेनिफिशियल प्रोविजंस और डिसएडवांटेजियस प्रोविजंस को थोड़ा डिटेल में समझें। अदर प्रोविजंस के लिए हमारे पास जो वक्त बचेगा उस हिसाब से वी विल डिस्कस द थिंग्स। तो शुरू करते हैं बेनिफिशियल प्रोविजंस से। बेनिफिशियल प्रोविजंस में सबसे पहली चीज है कि जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अब तक 50,000 रुपीज था, दैट दे इंक्रीज टू 75,000 रुपीज। अब ये सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कवर होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शन है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्सन्स ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम। यानी कि ये जो 50,000 का 75,000 रुपीज किया है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो नई टैक्स रिजीम में है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 50,000 रुपीज ही रहने वाला है। ऐसा ही एक प्रोविजन है कि जो फैमिली पेंशन में एग्जम्पशन था, earlier it was 15,000 rupees, now it has been increased to 25,000 rupees. Again it is applicable only for new tax regime. तो जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे उनके लिए ही ये इंक्रीज इन द एग्जम्पशन फॉर फैमिली पेंशन रहने वाला है। इसके साथ है जो टैक्स स्लैब्स हैं नई टैक्स रिजीम के लिए, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब जो स्लैब एप्लीकेबल होगा नई टैक्स रिजीम में वो ऐसा है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक, ये यहाँ पर 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 5% का जो टैक्स स्लैब है वो 7 लाख रुपए की इनकम तक एप्लीकेबल होगा। 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 10%, 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है आपकी इनकम नए रिजिम में तो 30%। सो दिस इज द न्यू टैक्स स्लैब्स फॉर द न्यू टैक्स रिजिम। इसके साथ एक और चीज की गई है कि फॉरेन कंपनीज को जो 40% का टैक्स रेट एप्लीकेबल था उसको रिड्यूस करके 35% किया गया है। एक छोटा सा चेंज है 80 सीसीडी 2 की लिमिट में। ये चेंज समझे उससे पहले थोड़ा चार्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि 80 सीसीडी 1 और 2 क्या है। ये डिडक्शंस हैं रिलेटेड टू एनपीएस। एक है 80 सीसीडी 1, एक है 80 सीसीडी 2। सीसीडी 1 जो आपका है वो है टैक्स पेयर का जो एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन देने की बात करता है, और सीसीडी 2 जो है वो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस का उसका डिडक्शन जो एम्प्लॉय को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा है। जो सीसीडी 1 का डिडक्शन है वो नई टैक्स रिजिम में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में अवेलेबल है। सीसीडी 2 वाला जो डिडक्शन था दैट इज फॉर द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो दोनों में नई और पुरानी दोनों स्कीम में एप्लीकेबल था। इस बजट में चेंज क्या किया है, इस सीसीडी 2 में जो मैक्सिमम लिमिट थी फॉर एम्प्लॉइज अदर देन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो जो 10% की लिमिट थी 10% ऑफ सैलरी, उसको इंक्रीज करके 14% ऑफ सैलरी कर दिया गया है। लेकिन ये भी एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजिम में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओल्ड रिजिम में है तो 80 सीसीडी 2 की लिमिट आपकी है 14% ऑफ सैलरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और अदर एम्प्लॉइज के लिए 10%। लेकिन अगर आप नई स्कीम में हैं तो वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉट, योर डिडक्शन विल बी 14% ऑफ सैलरी। सो दिस इज अ चेंज फॉर सीसीडी 2। एक एंजल टैक्स होता था उसको अब रिमूव करने का, अबोलिश करने का प्रोविजन है। ये एंजल टैक्स क्या है, एक 56(2)(7)(b) नंबर की सेक्शन है जो आपको ऐसा बोलती है कि आपकी फेयर वैल्यू जो शेयर की है, जो आपकी कंपनी उसके फेयर वैल्यू शेयर की मान लीजिए 15 रुपए है, और कोई इन्वेस्टर आके इस शेयर्स को 20 रुपए में परचेस करता है, तो 5 रुपए कंपनी की इनकम गिनी जाएगी।
एंड इट विल बी चार्ज एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजल टैक्स। अब ये जो प्रोविजन है उसको अबॉलिश करने का प्रोविजन है, मतलब ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 रुपए जो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, उसको रिमूव करने का ये प्रोविजन है। तो ये भी बेनिफिशियल है। अब तक हम लोग सिर्फ बेनिफिशियल प्रोविजंस की बातें कर रहे हैं। कैपिटल गेन में क्या बेनिफिशियल है? एक तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स था उसमें कई जगह पर था 12 मंथ्स, कई जगह पर था 24 मंथ्स, कई जगह पर था 36 मंथ। उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ऐसा बोला गया है कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स आपको कंसीडर करना है फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्लासिफिकेशन, और कोई अदर एसेट है अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज तो उसके लिए 24 मंथ्स, मतलब जो 36 मंथ्स वाला ब्रैकेट था वो निकल गया है। अब एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, उसमें एक ही चीज देखनी है कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो 12 मंथ्स का पीरियड कंसीडर करिए, लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है तो 24 मंथ्स का पीरियड कंसीडर करिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता था, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता था नॉर्मली अंडर सेक्शन 112, वो जो 20% था उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है। लेकिन इसमें कैच बहुत बड़ा ये है कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक्चुअली फायदे की जगह पर नुकसान ज्यादा करवाएगा। डायरेक्टली आपको अपना जो भी कैपिटल गेन है उसके ऊपर सीधा यू आर रिक्वायर्ड टू पे 12.5%। तो मान लीजिए कि 2010 में आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में परचेस की है और आज उसको आप 30 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, तो 20 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और 20 लाख के ऊपर सीधा 12.5% आपको पे करना है। 10 लाख का इंडेक्सेशन करो, फिर उसको 30 लाख के सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करो, वो प्रोविजन निकाल दी गई है। डायरेक्टली यू आर रिक्वायर्ड टू पे 12.5% ऑन दी गेन विदाउट मेकिंग द इंडेक्सेशन। उसके बाद की बात है कि जो सेक्शन 112 ए है, ये ऐसे सिक्योरिटीज है जो जिसके ऊपर आप एसटीटी सिक्योर ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, लिस्टेड शेयर्स वगैरह, उसमें 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम था, लेकिन उसको बढ़ाकर एग्जम्पशन कर दिया गया है 1,25,000 रुपए तक। तो स्टॉक मार्केट से अगर आपने 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन उससे ऊपर अगर आपका गेन है तो अर्लियर 10% का रेट था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 12.5%। सो 12.5% टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A विच इज एक्सीडिंग रुपीज 1,25,000। इसके बाद में टीडीएस के रेट काफी जगह पर रिड्यूस कर दिए गए हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स। जहां जहां पर 5% था, कई जगह पर उसको रिड्यूस करके 2% किया गया है। एक 194 ओ का है जो 1% था उसको रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया है। सो दिस आर रिडक्शन इन द टीडीएस रेट्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है कि टीसीएस जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसका सेट ऑफ आपको, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा उसमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई कार परचेस की है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा। जो डीलर आपका कार का है उसने टीसीएस कलेक्ट किया होगा। अब आपकी सैलरी के ऊपर आपका एम्प्लॉयर टीडीएस भी काटेगा अंडर सेक्शन 192 ब्रैकेट 2B। ही इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द अदर टीडीएस डिडक्टेड, लेकिन अदर टीडीएस डिडक्शन के साथ टीसीएस की क्रेडिट को भी कंसीडर करने का प्रोविजन नहीं था अब तक। तो जो कार के ऊपर आपने टीसीएस पे किया है उतनी अमाउंट से आपका जो टीडीएस आपका एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा वो कम हो जाएगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर एनी टीसीएस पेड बाय द एम्प्लॉय। तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज है। एक सेक्शन 40 में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलता था पार्टनर्स को दिए गए रेम्यूनरेशन पे, पर उसका एक स्लैब था, एक लिमिट थी कि भाई पहले 3 लाख रुपए तक 1,50,000 या तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, और बैलेंस के ऊपर 60%। उस फिगर को चेंज करके कर दिया गया है कि पहले 6 लाख तक 3 lakhs और एट द रेट ऑफ 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, और ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 60%। तो यहां पर पहले फिगर थी 3 लाख जिसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। यहां पर फिगर पहले थी 1,50,000 जिसको बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी एक बेनिफिशियल प्रोविजन है।
अब सारी बेनिफिशियल प्रोविजंस डिस्कस करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ डिसएडवांटेजियस प्रोविजंस पे, जहां पर हमको नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रोविजन में सबसे पहली बात आती है इंक्रीज इन द कैपिटल गेन टैक्स। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक मार्केट का, जो कवर होता है अंडर सेक्शन 111A, वो अब तक था 15%, उसको इंक्रीज करके इन लोगों ने कर दिया है 20%। दूसरा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट का जो था, वो पहले था 10%, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 12.5%। हालांकि एग्जम्पशन की जो लिमिट 1 लाख की थी, उसको बढ़ा के 1,25,000 रुपए भी की है। दूसरी चीज ये है कि इंडेक्सेशन जो था उसका बेनिफिट निकाल दिया है यहां पर 112 में से, लेकिन जो रेट था 20% का, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 12.5%। तो जो कैपिटल गेन के अंदर चेंजेस है उसको आप एडवांटेजियस भी कंसीडर कर सकते हैं, डिसएडवांटेजियस भी कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, अब ये एक बड़ा टैक्स का बर्डन आने वाला है उन शेयर होल्डर्स के ऊपर जिनके शेयर्स को उनकी कंपनी बायबैक करती है। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर्स हैं, उसमें से 50 शेयर कंपनी ने बायबैक कर दिए 100 रुपए से, तो 50 मल्टीप्लाई विथ 100 मतलब कि 5,000 रुपए जो कंपनी ने आपको पे किए हैं, उसको हम लोग मान लेंगे एज इफ इट इज अ डिविडेंड। डिविडेंड के तरीके से ही ये टैक्सेबल होगा। सो दिस विल बी टैक्स्ड इन द ईयर इन विच कंपनी इज मेकिंग द पेमेंट टू यू। कंपनी ने जिस साल में बायबैक आपके शेयर करके आपको पेमेंट किया है, उस साल में आपको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो भी रिमेनिंग शेयर है उसको जब भी आप सेल करेंगे, तो वो जो आपका कैपिटल लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ होगा। किस तरीके से होगा, यहां पर एग्जांपल है कि मान लीजिए कि 100 शेयर्स हमने 2020 में परचेज किए हैं 40 रुपए के हिसाब से। सो टोटल 4,000 रुपीज वी हैव पेड। उसमें से 20 शेयर्स आर बॉट बैक इन द ईयर 2024 एट 60 रुपीज पर शेयर। सो 60 मल्टीप्लाई विथ 20, 1,200 रुपए की इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन द ईयर 2024। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो 40 शेयर हैं आपके, वो आपने परचेस किए थे कितने रुपए में। यहां पर आपका लॉस है 60 रुपए आपको मिले, और 40 रुपए के हिसाब से आपने परचेस किए थे, 20 रुपए का आपका लॉस है। ये 20 रुपए का लॉस इंटू 40 शेयर मतलब 800 रुपीज का आपका कैपिटल लॉस हुआ। अब जो 50 शेयर आप 2025 में अगर सेल करोगे 70 रुपए के हिसाब से, तो 70 मल्टीप्लाई विथ 50 दैट कम्स टू 3,500। उसमें इसको परचेस कितने रुपए में किया था आपने, 50 शेयर इंटू 40 रुपीज में, मतलब 2,000 रुपए। तो आपका गेन हो रहा है 1,500 रुपए, लेकिन आपका जो बायबैक के ऊपर का लॉस है 800 रुपीज, वो सेट ऑफ मिलेगा, और नेट आपको 700 रुपीज के ऊपर बाद में टैक्स भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट, द मेन थिंग इज कि भाई जब कंपनी शेयर्स को बायबैक कर रही है, तब जो बायबैक का पैसा मुझे मिलेगा उसके ऊपर मुझे अभी टैक्स भर देना है, और उसका जो लॉस होगा वो बाकी के शेयर में जब सेल करूंगा उसके सामने मुझे सेट ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आप ऑप्शन प्रीमियम का सेल करते हैं, देन एट दैट सिचुएशन इट इज इंक्रीज टू 0.1%, जो अभी था 0.0625%। और जो फ्यूचर है उसका अगर आप सेल कर रहे हैं, तो पहले था STT 0.0125%, जो इंक्रीज करके कर दिया गया है 0.02%। तो यहां पर भी STT का इंक्रीज है स्टॉक मार्केट में। TCS का कवरेज जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अभी इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी की जो प्रोविजन ये है कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेस करते हैं 10 लाख से ऊपर की प्राइस वाली, तो 206C1F में 1% का TCS लगता है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि काफी और लग्जरियस आइटम्स के ऊपर भी जो 10 लाख रुपए से ज्यादा की आप परचेस करोगे, जो नोटिफाई बाद में की जाएगी कि कौन कौन सी आइटम इसमें कवर होगी, उसके ऊपर भी 1% TCS यू आर रिक्वायर्ड टू पे। पार्टनर्स के रेम्यूनेशन के ऊपर आज तक कोई TDS नहीं था, लेकिन एक नई सेक्शन इंसर्ट कर दी गई है 194T।
ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट कुछ भी दिया है 20,000 रुपए से ज्यादा इन अ ईयर, तो टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अब ये एक्चुअल पे किया है या तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है, दोनों में से जो पहले होगा उस तारीख को टीडीएस काटने की आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। आपकी लायबिलिटी मतलब फर्म की लायबिलिटी बनेगी कि रेम्यूनरेशन के ऊपर टीडीएस काटा जाए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजियस प्रोविजंस थे। अब ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं कुछ अदर प्रोविजंस को। अदर प्रोविजंस का बड़ा लंबा लिस्ट है, उसमें सारे प्रोविजंस मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग समझ सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। एक नई प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, सेक्शन 44 बीबीसी, जो होती है क्रूज शिप्स नॉन रेसिडेंट्स के लिए। इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। ब्लॉक असेसमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। रीअसेसमेंट की जो नोटिस होती है अंदर 148 कैपिटल ए, ये 50 लाख से कम का अगर इनकम एस्केपमेंट है तो 3 साल तक ही इश्यू हो सकती है, और 50 लाख से ज्यादा का अगर इनकम एस्केपमेंट है तो 5 साल तक इश्यू हो जाएगी। म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन समझ लेना जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक नई प्रोविजन है जिसके हिसाब से अब टैक्सेशन होगा। ये चार्ट मैंने एक बनाया है उसके लिए, उस चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं। 3 किस्म के म्यूचुअल फंड है अब, ऐसा यहां पर समझा जाएगा। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, या इसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, और जो दोनों में से कहीं पर कवर नहीं होते ऐसे अदर। इक्विटी म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे? जहां पर एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट आपने किया है डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को मैं बोलूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट अगर बॉन्ड्स वगैरह में किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेट म्यूचुअल फंड। और अगर इक्विटी और डेट कहीं पर भी कवर नहीं होता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड को हम लोग बोलेंगे अदर म्यूचुअल फंड। अच्छा, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो क्या होगा? पहले तो इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो मान लो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा का नहीं है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और अगर आपका होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा का है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अच्छा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स भरना है। एग्जम्पशन जो 1.25 लाख का था वो एप्लीकेबल होगा। और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो 20% का टैक्स आपको इसके ऊपर भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट यहां पर वही चीज है कि जो आपकी सेक्शन 112 कैपिटल ए और 111 कैपिटल ए में जो प्रोविजन है वही इक्विटी म्यूचुअल फंड को एप्लीकेबल होगी। शॉर्ट टर्म में 20%, लॉन्ग टर्म में 12.5%। अच्छा, अगर ये डेट म्यूचुअल फंड है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा पूरी जो आपकी इनकम है यू एड इट टू द स्लैब रेट। आपका जो भी स्लैब रेट है उसके अंदर आप उसको ऐड कर दीजिए, और जिस टैक्स स्लैब में आप बाकी की इनकम का टैक्स पे कर रहे हैं उसी टैक्स स्लैब में आपको इसकी भी इनकम का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये अदर म्यूचुअल फंड है, डेट में भी नहीं है इक्विटी में भी नहीं है, तो पहले तो ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये डिफाइन करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपका 24 महीने से ज्यादा नहीं है तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और अगर 24 महीने से ज्यादा का है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसको कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पर इक्विटी के साथ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने वाला पीरियड था, यहाँ पर उसको बढ़ा के 24 महीने मेंशन किया गया है अदर म्यूचुअल फंड के लिए। और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई आपकी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आपको 12.5% के हिसाब से भरना है। कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई इंडेक्सेशन नहीं, सीधा डायरेक्टली यू आर रिक्वायर्ड टू पे। और अगर ये शॉर्ट टर्म है देन यू आर रिक्वायर्ड टू एड इट इन द इनकम। तो आपकी जो इनकम का स्लैब है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इन शॉर्ट यहां पर टैक्स लगेगा 112 और 111 के हिसाब से। अदर म्यूचुअल फंड है तो 112 111 एप्लीकेबल होगा, और अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 112 ए और 111 ए आपको एप्लीकेबल होगा। डेट म्यूचुअल फंड के लिए सीधा फंडा है कि सीधा आप उसको इनकम के अंदर ऐड कर दो, जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब होगा उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। सो ये था टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं। टीसीएस अगर लेट डिपॉजिट कर रहे हैं आप तो उसके ऊपर अब तक इंटरेस्ट था 1%, इसको बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया है 1.5%, क्योंकि टीडीएस में इंटरेस्ट का रेट 1% नहीं है, वहां पर 1.5% है। तो टीसीएस में क्यों 1% रहेगा, उसको भी बढ़ा के कर देते हैं 1.5%। दिस इज द लॉजिक। किसी माइनर की इनकम के ऊपर टीसीएस अगर कलेक्ट हुआ है
तो वो पेरेंट क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड माइनर की इनकम पेरेंट में क्लब करके दिखाई गई है तो। अब तक ऐसा हो रहा था कि कुछ लोग हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट वगैरह है उसकी इनकम को प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्लासिफाई करते थे कि भाई ये तो मेरी रेंटल का बिजनेस है, और उसके ऊपर काफी खर्चे भी क्लेम करते थे। अब इन लोगों ने क्लियर कट अमेंडमेंट प्रपोज किया है सेक्शन 28 में कि इन नो केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन एज इनकम ऑफ पीजीबीपी। आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को पीजीबीपी की इनकम अब नहीं दिखा सकते। एक और चीज थी कि 194 IA, जहां पर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट की, तो 1% टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट होता है। तो अगर 1% टीडीएस जो है, मान लीजिए कि एक से ज्यादा बायर है, तो एक 25 लाख रुपए दे रहा है, दूसरा 25 लाख रुपए दे रहा है, तो टोटल अमाउंट तो 50 लाख से बढ़ नहीं रही। तो लोग इंटरप्रेट ऐसा करते थे कि तो यहां पर मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक क्लैरिफिकेशन ये लोग डाल रहे हैं कि भाई आपको बायर वाइज नहीं देखना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सीट प्रॉपर्टी वाइज। एक प्रॉपर्टी में कितने भी ज्यादा बायर हो, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो टीडीएस यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट। दूसरी चीज, एक सेक्शन 198 में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि किसी रेसिडेंट पर्सन का आउटसाइड इंडिया में टैक्स डिडक्ट किया गया है, मान लीजिए 100 रुपए की उसकी इनकम है, उसमें से 20 रुपए टैक्स डिडक्ट किया है, 80 रुपए उसके हाथ में आए, तो यहां पर देखा ऐसा गया था कि इंडियन इनकम में सिर्फ 80 रुपए ही ऐड कर रहा है, ये ग्रॉस 100 रुपीज ऐड नहीं कर रहा, और 20 रुपए का डिडक्शन भी ले रहा है। तो यहाँ डबल डिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया कि जब टैक्स विथहोल्ड करके पैसा आपके हाथ में आ रहा है, तो ग्रॉस अमाउंट दैट इज दिस 100 रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू ऑफर इन इनकम एंड नॉट 80 रुपीज। दूसरी बात यहां पर है कि भाई कई बार कंफ्यूजन था कि मेरा जो टैक्स जो कटेगा वो 194J में कटेगा या तो 194C में कटेगा। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दे दिया कि अगर आपका टेक्निकल सर्विसेज वाला काम है और 194J1 में कवर हो रहा है और 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तो वो चीज 194C में कवर नहीं होगी। 194J ब्रैकेट 1 विल ओवरराइड 194C। दूसरी चीज, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है सेटलमेंट का, कोई ऑफेंस हुआ है, कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ हुआ है और उसके रिलेटेड सेटलमेंट के लिए पैसा दिया गया है, तो वो एक्सपेंडिचर आपको सेक्शन 37 में एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं मिलेगा। सो पेनल्टी, ये सारी चीजें तो डिडक्शन में नहीं मिलती थी, लेकिन सेटलमेंट की भी अगर आपने अमाउंट दी है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, देन दैट विल नॉट बी गिवन एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। ये लोग बोल रहे हैं कि नई एक स्कीम फिर से लेके आएंगे फॉर द अपील डिस्पोजल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास तक स्कीम 2024। जब ये स्कीम आएगी तब देखा जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर। इक्विलाइजेशन लेवी जो सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल थी, उसको अबॉलिश करने का प्रपोजल है फ्रॉम 1 अगस्त 2024। माइंड वेल, इट इज ओनली, अबॉलिशन इज ओनली फॉर सर्विस। देन एक चीज है यहां पर कि अगर कोई रेसिडेंट है जिसने कोई असेट परचेस करके रखी है फॉरेन कंट्री में, और उसको अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाता है, तो ब्लैक मनी एक्ट की सेक्शन 42 और सेक्शन 43 के तहत 10 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर एप्लीकेबल थी। मान लीजिए कि मैंने सिर्फ 2 लाख की एसेट भी अगर बाहर परचेस की है, कोई भी एसेट, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, तो 10 लाख की पेनल्टी मेरे ऊपर इंपोज होगी। अब इन लोगों ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया इसमें कि भाई जो एसेट आपकी है उसकी वैल्यू अगर 20 लाख रुपए से नहीं बढ़ रही है, तो ये कॉन्ट्रावेंशन और ये पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन इट इज अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपकी 20 लाख रुपए से ज्यादा की है, कोई बैंक का बैलेंस है या कोई शेयर वगैरह है जो फॉरेन कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, और उसकी वैल्यू टोटल मिला के 20 लाख रुपए से बढ़ नहीं रही है, और उसको आपने अपने इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। एक प्रोसिक्यूशन में रिलैक्सेशन है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक टाइम लिमिट यहां पर दी गई है फॉर कंसिडरिंग अ पर्सन एज एसएससी इन डिफॉल्ट। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब यहां पर उन लोगों ने 6 साल की टाइम लिमिट इंपोज कर दी गई है।
यस, यहाँ पर एक 194Q और 206C1H नंबर की सेक्शन फॉर टीडीएस एंड टीसीएस है, जहां पर 0.1% का टीडीएस और टीसीएस लगता है 50 लाख से ऊपर के परचेस सेल पे। अब कई बार ऐसा होता है कि पर्सन खुद ही लॉस कर रहे हैं और उसके ऊपर 0.1% का जो टैक्स होगा वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है उसके ऊपर। तो इस सिचुएशन में वो वन सेक्शन 197 में जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की प्रोविजन है उसका बेनिफिट ले सकेगा फॉर दी TDS of 194Q as well as 206C1H also। ये प्रोविजन यहां पर दी गई है। पहले ऐसा था कि कितने ही सालों तक आप अपने TDS TCS के स्टेटमेंट्स को अमेंड कर सकते थे। अब यहां पर टाइम लिमिट इन लोगों ने इंपोज कर दी है कि नो TDS TCS कलेक्शन स्टेटमेंट शेल बी डिलीवर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फिनेंशियल इन विच सच स्टेटमेंट रिफर टू इन दिस सेक्शन आर डिलीवर्ड। तो जिस फिनेंशियल ईयर में आपने पहला स्टेटमेंट फाइल किया है उस फिनेंशियल ईयर के एंड से 6 साल के बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसमें ऐसा था पहले कि आपने टीडीएस टीसीएस का स्टेटमेंट अगर टाइम से फर्निश नहीं किया है तो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271H में। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के 1 साल के अंदर ये स्टेटमेंट फर्निश कर दिया है तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। अभी 1 साल का टाइम लिमिट बहुत लंबा है, ऐसा एक प्रपोजल है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि ये टाइम लिमिट हम लोग रिड्यूस कर देंगे 1 महीने के लिए ही, मतलब 1 महीना ही। तो जो भी ड्यू डेट है, मान लीजिए कि 31 जुलाई 2024 ड्यू डेट है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, और आपने अगर 31 अगस्त 2024 तक ये टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 271H की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। Earlier, this penalty was applicable only if you are not filing it before 31st of July 2025। 1 साल की टाइम लिमिट थी, अब इसको रिड्यूस करके सिर्फ 1 महीना कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पान के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनके पास आधार नंबर नहीं होता है, तो वो आधार का जो एनरोलमेंट आईडी है वो मेंशन करके पान कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते थे। लेकिन अब से दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको कंपल्सरीली आधार नंबर ही इनपुट करना पड़ेगा, एनरोलमेंट आईडी नहीं चलेगा। और जिन जिन लोगों ने सिर्फ एनरोलमेंट आईडी डाल के पान अपना ऑप्टेन किया है उन सब को अपना आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा बिफोर द नोटिफाइड डेट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी बहुत सारी अपील्स पेंडिंग है इनकम टैक्स में। एट द फर्स्ट अपील स्टेज देयर इज द कमिश्नर अपील्स। नॉर्मल जो प्रोविजन है अपील की वो ऐसा बोलती है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास रिमांड बैक केस को करने का पावर नहीं है। उनको केस अपने हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। वो नहीं बोल सकते असेसिंग ऑफिसर को कि आप पूरा केस फिर से देखो। लेकिन इतनी सारी अपील पेंडिंग है कि एक रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है कि अगर एक्स पार्टे ऑर्डर हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब कि आपके पास से उन्होंने डेटा मांगा, आपने डेटा नहीं दिया और सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है अगर, तो कमिश्नर अपील इस केस को रिमांड बैक कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, रिमांड बैक करने के पावर है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में। बाकी और किसी भी केस में कमिश्नर अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी केस को रिमांड बैक नहीं कर सकते। एक प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है, जहां पर पैसा देने वाला कोई और है और प्रॉपर्टी ली जा रही है किसी और के नाम पे, यहां पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, कन्फिस्केशन, ये सारी प्रोविजन है। लेकिन जिस पर्सन के नाम से प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन होने की वजह से वो खुद सामने आके कई बार नहीं बताते हैं कि मेरे नाम से किसी और ने प्रॉपर्टी ले रखी है। जिसके नाम से प्रॉपर्टी ली जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग बेनामीदार। और जो सच में पैसा दे रहा है, जो सच में पर्दे के पीछे का ओनर है, उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो काफी क्रिमिनल लॉ और काफी सारे अदर लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप अप्रूवर बन जाते हो, आप ट्रू और फुल डिस्क्लोजर कर देते हो, तो आपको प्रोसिक्यूशन पेनल्टी में से इम्यूनिटी मिल जाती है। जो सच में गुनेगार है, जिसके साथ मिलके आपने काम किया है, उसका नाम आप दे देते हो, सारे एविडेंसेस दे देते हो, और जो सही के गुनेगार है वो इसकी वजह से पकड़े जाते हैं। ऐसा अगर आप कर सकते हो तो आपको
प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी में से इम्यूनिटी मिल सकती है, ऐसे काफी लॉ में प्रोविजन है। ऐसी ही प्रोविजन एक नई सेक्शन 55A करके इन लोगों ने डालने का प्रपोजल दिया है यहाँ पर कि अगर बेनामीदार फुल और ट्रू डिस्क्लोजर कर देता है कि कौन है बेनिफिशियल ओनर जिसने पैसा दिया है और उसके नाम से प्रॉपर्टी ली है, तो बेनामीदार को प्रोसिक्यूशन में से और पेनल्टी में से इम्यूनिटी मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर मान लीजिए बाद में पता चला कि इसने फुल और ट्रू डिस्क्लोजर नहीं किया है, तो इस इम्यूनिटी को रिवोक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेनिफिशियल्स, डिसएडवांटेजियस प्रोविजंस और अदर प्रोविजंस। इतनी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की है। आई होप कि यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजंस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।